नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। कौशल विकास योजना के 1 साल होने पर ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ग्रामीण युवाओं के लिए कारगर रही योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी गई श्रद्धांजलि। आईसीएमआर ने ट्रूनेट कोरोना टेस्ट में किया बड़ा बदलाव। मल्टीप्लेक्स टेस्टिंग में एक बार में ही चल जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव का पता। जारी की गई नई गाइडलाइंस। राज्य में 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश। राज्य के 242 धान क्रय केंद्रों से 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य। और देश में आज से अस्तित्व में आया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। भारतीय चिकित्सा परिषद का लेगा स्थान। चिकित्सा शिक्षा में सुधार को लेकर लिया गया फैसला। अब समाचार विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2014 में आजीविका स्किल नाम से योजना शुरू की थी। बाद में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना कर दिया गया। कौशल से कल बदलेंगे थीम के आधार पर आयोजित वेबिनार में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना से देश ग्रामीण युवाओं के कौशल को सामने लाया और रोजगार हासिल किया। योजना ग्रामीण गरीब युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवसरों से अवगत कराकर लाभान्वित होने में सक्षम बना रही है। के अंतर्गत हम मंत्रालय की ओर से जो काम कर रहे हैं उसमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। मैं समझता हूं कि हम सब लोग को गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार की योजना के हम अंग हैं। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं किसी बड़े होटल में जाता हूं, जब मैं किसी बड़े अस्पताल में जाता हूं और वहां जो बच्चे काम कर रहे होते हैं के शर्ट पर DDGKY लिखा होता है तो मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। इधर उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। देहरादून में दीनदयाल पार्क में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही पौधरोपण भी किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश की आजादी और आजादी के बाद राष्ट्र के विकास का जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था, आज वो साकार हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब राजनीति में पदार्पण किया तो उन्होंने विचारधारा की राजनीति की, सिद्धांतों की राजनीति की और उनका एक सपना था कि हमारा लोकतंत्र कब सफल माना जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिस दिन देश के सर्वोच्च पदों पर वो लोग बैठेंगे जिन्होंने पैरों की बीमारी का दर्द महसूस किया है, तभी हमें मानेंगे कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो सफल हुआ है। आईसीएमआर ने ट्रूनेट कोरोना टेस्ट को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि ट्रूनेट टेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कारगर रहा है। अब तक ट्रूनेट टेस्ट 2 चरणों में किया जाता था, जिसमें पहले चरण में परिणाम पॉजिटिव आने पर उसे पुख्ता करने के लिए एक और टेस्ट कराना होता था। नई मल्टीप्लेक्स टेस्ट में इन दिनों चरणों को एकीकृत कर दिया गया है। अब एक बार टेस्ट होने के बाद किसी दूसरे टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रदेश के साथ ही बागेश्वर जिले में सितंबर महीने में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसका प्रभाव सरकारी कामकाज पर भी देखने को मिला। जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन समेत बैंक और कोषागार तक को कोरोना संक्रमण के कारण बंद करना पड़ा। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने नया कोविड सेंटर बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिले में अब तक 547 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जिला कोविड अस्पताल में 104 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने डिग्री कॉलेज में बन रहे नए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इसमें 65 बेडों की व्यवस्था है और आवश्यकता पड़ने पर कॉलेज के हॉल में भी करीब 50 बेडों वाला कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा सकता है। अभी
जो हमारे यहाँ पे एक्टिव केसेस हैं वो 118 केसेस हैं बागेश्वर जनपद में। ये 138 भी हो गया था, लेकिन अब 118 है, क्योंकि काफ़ी हमने होम आइसोलेट भी कर दिए हैं और साथ में काफ़ी लोग रिकवर होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हम नया कोविड केयर सेंटर भी बनाने जा रहे हैं, तो उसी के लिए आज हमने यहाँ पे निरीक्षण रखा है डिग्री कॉलेज में। यहाँ पे जो एक नई बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट वो तैयार हो गई है, तो उसी को ही अभी हम प्रस्तावित कर रहे हैं। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों के 684 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में 11,507 एक्टिव मामले हैं, जबकि राज्य में 542 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन वेंडिंग मशीन और मेडिसिन एटीएम जैसी सुविधाओं की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री आवास में निजी कंपनी की ओर से मेडिसिन एटीएम के बारे में मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उपचार में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से अस्वस्थ व्यक्ति के साथ ही चिकित्सकों को भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में सत्र 2020-21 में 1 अक्टूबर से होने वाली धान खरीद को लेकर की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 242 धान क्रय केंद्रों से 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री ने इस साल ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 1,888 प्रति क्विंटल और औसत धान का समर्थन मूल्य 1,868 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए जाने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी तरह की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग को आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने के साथ ही प्रबंध निदेशक मंडी को भी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। साथ ही धान खरीद ई खरीद सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने के भी निर्देश दिए। देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग आज से अस्तित्व में आ गया है। ये भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लेगा। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ईएनटी विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को 3 वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में बड़े सुधारों के प्रावधान वाले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम को राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष 8 अगस्त को मंजूरी दी थी। इस आयोग में 1 अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य हैं। एनएमसी अधिनियम 2019 के सभी प्रावधान आज से लागू होंगे, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों पर शुल्क विनियमन शामिल है। उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को चारधाम यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए पर्यटन विभाग यात्रा मार्गों पर सुविधाएं मुहैया करा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटक स्थलों पर यात्रियों को सूचना केंद्र, बस शेल्टर और शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने राजधानी देहरादून से आधुनिक शौचालयों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 54 शौचालयों को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी भेजा गया है। इनमें महिला पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इन शौचालयों में बिजली की व्यवस्था के लिए सोलर सिस्टम भी लगाया गया है। विकास परिषद के अंतर्गत चारधाम यात्राओं के अंदर शौचालयों की सुविधा का अभाव है, उसकी पूर्ति के लिए हमने ये 54 टॉयलेट्स का रेनोवेशन किया है और ये टॉयलेट्स जो है, जो नया टॉयलेट जो है ये बनाया गया है और इसके अंदर और भी हमने इसका नया कॉन्सेप्ट लाए हैं कि इसके व्हील्स को भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको रख दिया जाएगा और ये ऐसी जगह पर है जहां पर शौचालय नहीं है। प्रदेश के 30 ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड 2 अक्टूबर को दिया जाएगा। उधमसिंह नगर जिले में जनपद के 566 गांवों का चयन किया गया है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि गदरपुर, किच्छा और रुद्रपुर ब्लॉक के 40 गांव के लोगों को प्रथम चरण में स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा। योजना के तहत गांव में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाएगा। राज्य में ये योजना पौड़ी, अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर में शुरू की गई है। देखिए, जो स्वामित्व योजना है उसके तहत जनपद के 566 गांव का चयन हुआ है, जिसमें पूरा काम लगातार चल रहा है और उसमें चूना मार्किंग का काम चल रहा है। उसके बाद उसकी KML फाइल बनाने का काम भी चल रहा है। उसका पूरा ड्रोन से सर्वे हो रहा है और उसके बाद लोगों को नोटिस दी जाती है। फिर उसमें जो आपत्ति प्राप्त होती है फिर उसकी सुनवाई होकर के उसको फाइनल किया जाता है। तो ऐसे 566 ग्रामों में ये कार्रवाई चल रही है। किंतु गदरपुर, रुद्रपुर और किच्छा तहसील के जो 40 गांव हैं।
लाभार्थी परमजीत सिंह का कहना है कि ये योजना गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि इससे उनको मालिकाना हक मिलने वाला है। सरकार ने जो स्वामित्व योजना कराई है बहुत अच्छी योजना है। गरीबों के लिए जो घर जिन्हें कच्चे थे मतलब पक्के होने जा रहे हैं उसमें आदमी लोन भी ले लेगा और कोई डर खतरा भी नहीं आगे रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से जमीन पर काबिज तो है लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया है। इस योजना से उनका वो सपना पूरा हो पाएगा। ये सब बहुत बढ़िया योजना है। सरकार ने बहुत बढ़िया योजना निकाली है। गरीब आदमी के लिए अपने मकान का पूरा हक मिल गया घर का और उस पर लोन भी ले सकते हैं। कैशलेस लेन देन की ओर बढ़ते कदम एक और सुविधाजनक है तो वहीं सेफ भी है। इसी ओर अब बैंकों द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों को घर बैठे ही सभी प्रकार के लेन देन करने की सुविधा दी जा रही है, जिससे समय की बचत के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हरिद्वार जिले में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख सुनील कुमार सखूजा ने बताया कि नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बाद अब मोबाइल ऐप की सुविधा भी बैंक की ओर से दी जा रही है। ऐप के जरिए ग्राहक मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए बैंक आना जरूरी नहीं है। अब इसके अंदर हमने फीचर्स बढ़ा करके 15 कर दिए हैं, जिसके जो हमें 15 सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें ट्रांसफर से लेके पासबुक प्रिंटिंग, जितने भी बिल्स की पेमेंट है, जो भी आपको जैसे रेलवे की टिकट बुक करनी है, हवाई जहाज की टिकट बुक करनी है, दवाई मंगानी है, कुछ भी सामान आपको परचेज करना है, इवन अपना पीपीएफ का स्टेटमेंट लेना है या उसके अंदर पैसे जमा करने हैं, एलआईसी की पेमेंट करनी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल आपको ये प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है, आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए और आपके पास कस्टमर आईडी होनी चाहिए। इस बेस पर हम इसको बना सकते हैं। वहीं भारतीय स्टेट बैंक ने भी एक ऐप के जरिए ग्राहकों को घर बैठे बैंक संबंधी लेन देन करने की सुविधा दी है। बैंक के सहायक महाप्रबंधक रूबी मिश्रा ने बताया कि यह पूरी तरह सुरक्षित है और साइबर क्राइम के जरिए लोगों को ठगने वाले अपराधियों से भी ये ऐप ग्राहकों को बचाता है। ऐप के माध्यम से लोन लेने वाले ग्राहकों को इंटरेस्ट रेट में भी छूट दी जा रही है। सर, सारी सुविधाएं आप अपने अकाउंट बैलेंस से लेकर, अकाउंट इंक्वायरी से लेकर, कैश विड्रॉल से लेकर आप लोन भी प्री अप्रूव्ड अवेल कर सकते हैं। और हमने इसको प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट कंसेशन देना शुरू किया है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम की तर्ज पर अब बद्रीनाथ धाम का भी जल्द कायाकल्प होगा। इसके लिए करीब 424 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ मंदिर के चारों ओर श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर से 200 मीटर की दूरी तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों को हटाया जाएगा। ये काम 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के तहत शेष नेत्र और बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण, दूसरे चरण के तहत मुख्य मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को संवारा जाएगा। अंतिम चरण में मंदिर से शेष नेत्र झील को जोड़ने वाले पथ का निर्माण कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लिए उपयोग में आने वाली सरकारी और निजी भूमि, भवन और परिसंपत्तियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ धाम में तालाबों के सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट स्कैम्पिंग, क्यू मैनेजमेंट, मंदिर और घाटी का सौंदर्यीकरण, बद्रीश वन, पार्किंग सुविधा, सड़क और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्य भी किए जाएंगे। को प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, और जो मास्टर प्लान है उससे, क्योंकि यहाँ पे लगभग पिछली बार 12.5 लाख यात्री आए और आगे एनएच वगैरह कंप्लीट होने के बाद ये संख्या बहुत गुना वृद्धि होने की संभावना है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उसको डीक्लटर करने के उद्देश्य से वहाँ पे एक मास्टर प्लान विकसित किया गया है कि किस तरीके से वहाँ के यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके और जो बद्रीनाथ धाम का भव्य स्वरूप है वो सबको दिख सके। और इसके लिए जो भी रिलोकेशन करना है कुछ लोगों को या फिर जो भी डेवलपमेंट्स होने, उसका प्लान तैयार है और वो जल्द ही ग्राउंड पे भी इम्प्लीमेंटेशन इसका शुरू कर देगा। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।